हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरसीएम सीरीज के इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट वन में हमने समझा कि आरसीएम क्या है और उसके प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ जाके उसे पहले देखें। और आज पार्ट टू में हम आरसीएम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा सीखने वाले हैं, आरसीएम डिसीजन ट्री, जो ये बताता है कि किसी भी फेलर मोड के लिए सबसे सही मेंटेनेंस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आरसीएम डिसीजन ट्री एक सिस्टमेटिक फ्लो चार्ट है जो हमें यह डिसाइड करने में मदद करता है कि किस फेलर के लिए कौन सा मेंटेनेंस सेक्शन सबसे सही रहेगा। ये गाइड करता है हमें कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है या कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग करना है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करना है या फेलर फाइंडिंग टास्क हमें करना है या फिर रन टू फेलर की तरफ मूव करना है। और लास्ट, अगर ये सब नहीं करना है तो हमें रीडिजाइन की तरफ जाना है। यानी सिंपल शब्दों में डिसीजन ट्री हमें मेंटेनेंस को सही डायरेक्शन देता है। तो आइए देखते हैं आरसीएम डिसीजन ट्री के स्टेप्स क्या हैं। हम जानते हैं अब हमारे जीवन में भी कि हर प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होता है, कोई बहुत कठिन होता है, कोई हल्का होता है। वैसे ही इंडस्ट्रीज में हर फेलर एक जैसा नहीं होता है। कुछ फेलर सेफ्टी को प्रभावित करते हैं, कुछ इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं, कुछ फेलर ऑपरेशन या रिलायबिलिटी को प्रभावित करते हैं और कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि उन पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं होता है। तो डिसीजन ट्री इंश्योर करता है कि सेफ्टी बनी रहे, इन्वायरमेंट सेफ रहे, ऑपरेशन हमारा जो भी है प्लांट का वो स्मूथ रहे और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज रहे। मतलब कि ज़्यादा मेंटेनेंस भी ना हो और कम मेंटेनेंस भी ना हो। तो अब आते हैं हम इसके पहले स्टेप्स को समझने के लिए। तो आरसीएम डिसीजन ट्री के जो भी कुछ स्टेप्स हैं, आइए हम समझते हैं एक एक करके। तो स्टेप वन, पहला जो स्टेप है हमारा, वो कहता है कि क्या फेलर से सेफ्टी या इन्वायरमेंट को खतरा है। अगर हाँ, तो क्या हम तब क्वेश्चन का आंसर देते हैं या फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि क्या फेलर प्रिडिक्ट हो सकता है। अगर हमारा आंसर हाँ है, मतलब कि यस, हाँ फेलर प्रिडिक्ट हो सकता है, ठीक है, तब तो हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं। अगर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इफ नो मीन्स अगर यहाँ पे हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तब चेक करते हैं कि क्या प्रिवेंटिव टास्क अवेलेबल है। अब यहाँ पे फिर इसका हम आंसर करते हैं इफ यस, अगर प्रिवेंटिव टास्क अवेलेबल हैं तो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ मूव करते हैं और अगर प्रिवेंटिव टास्क अवेलेबल नहीं है तो हम रीडिजाइन की तरफ मूव करते हैं। जो हम इससे हम क्या करते हैं, रिस्क को इलिमिनेट, मिटिगेट या कंट्रोल करते हैं। अगर यहाँ पे यस था तो हमने इन सारे सवालों का क्वेश्चन और आंसर का जवाब दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहीं पे अगर मान लीजिए कि सेफ्टी और इन्वायरमेंट को खतरा नहीं है, तब हमें यहाँ पे ये इफ नो, तो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब दूसरे स्टेप में हम क्या देखते हैं कि क्या फेलर से ऑपरेशनल लॉस होगा, जैसे कि प्रोडक्शन का लॉस होगा, और अगर कोई प्रोडक्ट क्वालि बन के आ रही है तो उसकी क्वालिटी खराब होगी, या फिर अगर वो हमारा इक्विपमेंट खराब होता है तो उसका जो डाउन टाइम कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर इसका आंसर यस है, मीन्स ऑपरेशनल लॉस हमारा हो रहा है या ऑपरेशनल कंसिक्वेंस हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या फेलर प्रिडिक्टेबल है, क्या हम फेलर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर उसका आंसर यस है, तब हम सीबीएम, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस या फिर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की तरफ मूव करते हैं या इसे अप्लाई करते हैं। अगर आपने सीबीएम और पीडीएम का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे देखिए। अगर यहाँ पे नो है आंसर हमारा, मतलब कि फेलर प्रिडिक्टेबल नहीं है, तब हम प्रिवेंटिव टास्क को दे चेक करते हैं कि प्रिवेंटिव टास्क अवेलेबल है। तो अगर आंसर हमारा यस है कि प्रिवेंटिव टास्क अवेलेबल है, तो हम टाइम बेस्ड पीएम, टाइम बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दो तरह के होते हैं, एक टाइम बेस्ड मेंटेनेंस होता है और एक हमारा रनिंग आवर बेस्ड मेंटेनेंस होता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का वो वीडियो जाके जरूर देखें। अगर हमारा यहाँ पे आंसर आता है कि नो, प्रिवेंटिव टास्क अवेलेबल नहीं है,
तब हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट रन टू फेलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रन टू फेलर को एक्सेप्ट करते हैं अगर हमारा कोस्ट जस्टिफाई करता है, मतलब कि रन टू फेलर का कोस्ट हमारे बहुत ज़्यादा ना हो, तब हम रन टू फेलर की तरफ मूव करते हैं। अगर शुरू के में जैसे हमने यहाँ पे यस आंसर किया था कि ऑपरेशनल कंसिक्वेंस है, अगर ऑपरेशनल कंसिक्वेंस नहीं है तब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब आइए देखते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 कहता है हमारा कि क्या फेलर हिडन है। फेलर हिडन का मतलब कि कुछ ऐसे फेलर्स होते हैं जो हिडन होते हैं। जैसे हम अपने घरों में कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगा के रखते हैं, कुछ बैकअप सिस्टम्स लगा के रखते हैं, जिन्हें हम सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही ऑन करते हैं, रिमेनिंग टाइम पे वो क्या होता है, हमारा ऑन नहीं रहता है। तो मान लीजिए कि हमने उसे ऑन किया और वो चालू नहीं हुआ, ऑन नहीं हुआ, तो उस तरह का जो फेलर है हमारा, वो हिडन फेलर की कैटेगरी में आता है। जैसे प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है या प्रेशर सेफ्टी वाल्व होता है, वो जब ओवर प्रेशर होता है तभी ऑन होता है, तो उसको नॉर्मल कंडीशन में हम उसका पता ही नहीं कर सकते कि उसमें क्या फेलर है। जब अब फेलर का तभी पता चलेगा हमें जब उसमें ओवर प्रेशर होगा और वो ऑन नहीं होगा, ठीक है, ओपन नहीं होगा, तभी हमें पता चलेगा। तो पीआरबी पे हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं केस स्टडी 2 में, ठीक है। ये केस स्टडी हमारा 1 है, आगे हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे उस पे। तो अब आइए देख लेते हैं। तो अगर फेलर हमारा हिडन है, मतलब कि यस है हमारा आंसर, तब हम देखते हैं कि क्या उस फेलर का कोई सेफ्टी या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। अगर उसका आंसर यस है तब तो हम फेलर फाइंडिंग टास्क करते हैं, जैसे इंस्पेक्शन एक रेगुलर इंटरवल पे हम फिक्स करते हैं उसका, ठीक है। अगर आंसर हमारा यहाँ पे नो है तब हम फेलर फाइंडिंग टास्क करते हैं कि ऐसे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो सकता है। अगर वो कोस्ट इफेक्टिव हो, मतलब अगर कोस्ट उसका फेलर फाइंडिंग टास्क का कोस्ट ज़्यादा हो, तो भी हम उसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा ये कह रहा है अगला आंसर यहाँ पे कि अगर हाँ फेलर फाइंडिंग टास्क मतलब कि यहाँ पे बहुत महंगा है, ठीक है, फेलर फाइंडिंग टास्क हमारा बहुत महंगा हो जाता है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीडिजाइन की तरफ मूव करते हैं रिस्क को एलिमिनेट या मिटिगेट करने के लिए। अगर रीडिजाइन की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, तो अगर कोस्ट इफेक्टिव हो तो रन टू फेलर की तरफ हम मूव करते हैं, मतलब कि वो चीज़ खराब हो जाए, वो डिवाइस खराब हो जाए, वो मशीन खराब हो जाए, तब हम उसको रिपेयर करते हैं। अगर यहाँ पे फेलर हिडन नहीं है तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मूव स्टेप नंबर 4, तब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर फेलर हिडन नहीं है, ठीक है, और उसका कोई मेजर कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तब हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि हम रन टू फेलर को एक्सेप्ट करें। यानी डिसीजन ट्री हमें ओवर मेंटेनेंस और अंडर मेंटेनेंस दोनों से बचाता है, यानी सही काम सही समय पर और सही रीजन से करने का गाइडलाइन देता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आरसीएम डिसीजन ट्री हमारा क्या करने से बचाता है। तो ये ओवर मेंटेनेंस करने से बचाता है, अंडर मेंटेनेंस करने से भी बचाता है, वेस्टेज का जो रिसोर्सेस जो होता है उसको भी बचाता है। मिस्ड फेलर मोड्स, अगर हमारा कोई फेलर जो हिडन फेलर्स है अगर वो मिस हो गया है तो उसे भी हमें आइडेंटिफाई करता है और वो मिस्ड फेलर मोड से भी हमें बचाता है। और ये क्या इंश्योर करता है, हमारा जो मेंटेनेंस का हमारा जो कुछ पर्पस है वो इंश्योर करता है कि हमारा मेंटेनेंस रिस्क के साथ अलाइन होना चाहिए, ठीक है, रिस्क को कवर करता हो, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, फंक्शन अगर कोई इक्विपमेंट के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस जो है इक्विपमेंट की क्रिटिकलिटी के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। अब आइए देख लेते हैं एक सेंट्रीफ्यूजल पंप का हम एक केस स्टडी करते हैं, जिसमें क्या है, बियरिंग में वियर है या फेलर है, ठीक है। तो जो स्टेप्स हमने पहले देखे थे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आइए देख लेते हैं, एक एक स्टेप को बेयरिंग फेलर के अकॉर्डिंग हम उसको वैलिडेट करते हैं। तो स्टेप 1 में हम देखेंगे कि क्या हमारे बेयरिंग फेलर का कोई इन्वायरमेंटल या सेफ्टी कॉन्सिक्वेंस है। तो जनरली होता क्या है, जब बेयरिंग में फेलर होता है तो क्या होता है, उसमें नॉइज होता है, हीट होता है, वाइब्रेशन होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा पंप बंद हो सकता है। तो इन रेयर केसेस में ही कोई इंजरी या इन्वायरमेंट का डैमेज होता है। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकल के आया नो। तब हम यहाँ से अब सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या था कि क्या इस फेलर का कोई ऑपरेशनल कंसिक्वेंस है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो बियरिंग फेलर से जनरली क्या हो सकता है,
पंप शट डाउन हो सकता है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, जब पंप शट डाउन होगा तो हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोसेस डिलेज, जो भी प्रोसेस होगी वहाँ की वो डिलेज होगी, या इससे कनेक्टेड और भी जो मशीन इक्विपमेंट्स होंगी वो उसमें डिलेज हो जाएगा, वो भी बंद करना, काम करना बंद कर देंगी। दूसरा तो यहाँ पे चौथा जगह इक्विपमेंट डाउन टाइम, मतलब इसका जो स्टॉपेज टाइम है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पता चला इन सारे क्वेश्चंस से हमें ये पता चलता है कि जी हाँ, यहाँ पे ऑपरेशनल कंसिक्वेंस है हमारा बेयरिंग फेलर का, तो कंक्लूजन हमारा यस है। अब आइए देख लेते हैं स्टेप 3 में कि बियरिंग फेलर जो है क्या वो प्रिडिक्टेबल है। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि बियरिंग वियर को मेजर किया जा सकता है, कैसे? वाइब्रेशन एनालिसिस के द्वारा, टेम्परेचर मॉनिटरिंग के द्वारा, एकॉस्टिक सेंसर्स के द्वारा और अल्ट्रासोनिक चेक्स के द्वारा। तो ये एबव जो हैं हमारे जितने भी ये टेक्निक्स हैं वो सीबीएम की वेल एस्टेब्लिश टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन हमारा निकल के आया यस। अब स्टेप 4 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कंक्लूजन यहाँ से हमें मिलने वाला है। तो स्टेप 4 कहता है यहाँ पे कि क्या यहाँ पे जो रिकमेंडेड मेंटेनेंस स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी? तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे बियरिंग फेलर से ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस हो रहा है, ठीक है, और ये प्रिडिक्टेबल है, मीन्स ऑपरेशनल यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, मशीन बंद हो रही है यहाँ पे और इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट रिकमेंडेड स्ट्रेटजी जो होगी वो होगी क्या? कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। और कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं? वाइब्रेशन एनालिसिस, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और जो हमें हेल्प करते हैं बियरिंग के अर्ली डिग्रेडेशन को आइडेंटिफाई करने में। तो इस तरह से हमारा फेलर यहाँ पे क्या है? प्रिडिक्टेबल है और उसका ऑपरेशनल कंसिक्वेंस है। तो बेस्ट मोड हमारा जो है वो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है। अब आइए इसमें हम देख लेते हैं कि सीबीएम करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं हमारे। तो अननेसेसरी जो टाइम बेस्ड रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है? वो हमें में यहाँ पे प्रिवेंट होता है, ठीक है? अननेसेसरी हम मेंटेनेंस से बचते हैं। दूसरा डाउन टाइम अवॉइड होता है, ठीक है? चूँकि हम ऑलरेडी इसको प्रिडिक्ट करते हैं उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे हम रिप्लेस कर देते हैं एक प्लान्ड डाउन टाइम के अकॉर्डिंग। मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है? और इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाती है। तो इस केस स्टडी से दोस्तों हमने समझा कि आरसीएम डिसीजन ट्री कितना पावरफुल टूल है जो हर फेलर के लिए सही मेंटेनेंस स्ट्रेटजी चुनने में हमें मदद करता है। तो ये दोस्तों ये था हमारा आरसीएम पार्ट 2 जिससे हमने डिसीजन ट्री को डिटेल में समझा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और केस स्टडी प्रेशर रिलीफ वाल्व की समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।